जनाब अनीस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया इस मौके पर और इस उन्वान पर बात करने के लिए। तो मुझसे पहले जो स्पीकर थे डॉक्टर सुरेश खैरनार साहब, उन्होंने बहुत सारे चीज़ों को कवर किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने चीज़ों को समझाया भी है। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्हीं चीज़ों को मैं थोड़े एक दूसरे तरीके से आप लोगों के सामने मैं एक रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट जो यहाँ पर एक चीज़ है वो ये है कि फ़लस्तीन का जो इशू है, इस इशू में ज़ायोनिज़्म का सबसे बड़ा कामयाबी ये था कि उन्होंने फ़लस्तीन के इशू को एक नाम दे दिया कि एक फ़लस्तीनियन इशू है। और जैसे उन्होंने इसको एक नाम दे दिया, एक फ़लस्तीनियन इशू है, दुनिया के अलग अलग मुल्क और स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है पूरे दुनिया के अंदर, अरब्स जो हैं, उन लोगों ने इस इशू को फ़लस्तीनियों का मुद्दा समझकर वहां पर महदूद रख दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि एक फ़लस्तीनियन इशू है, फ़लस्तीन इशू है। लेकिन एक छोटा सवाल यहाँ पर हम लोग देखना है कि ये कोई एक फ़लस्तीन इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन का इशू नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के अंदर एक सवाल है कि आज के एक सिविलाइज एक जमाने में, एक सिविलाइज वर्ल्ड में, क्या एक मुल्क जो अपने जगह पर ही है, जो अपने स्थान पर, अपने स्थल पर रहता है, वैसे एक मुल्क को दिन रात वहां पर जुल्म कर कर दुनिया के सामने उनका कत्लेआम होता है, दुनिया के सामने उन्हें मारा जाता है, दुनिया के सामने उनको अपने घरों से बेघर किया जाता है। और ऐसे वक्त में दुनिया किस तरीके से रिएक्ट करती है, वर्ल्ड किस तरीके से रिएक्ट करती है, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है। तो फ़लस्तीन का इशू को हमें सिर्फ एक फ़लस्तीन का इशू नहीं समझना, ये सबसे पहले तो पूरा एक अरबों का इशू है। अरब में मैं सिर्फ मुस्लिम अरब्स नहीं कहूंगा, एक क्रिश्चियन अरब्स, मुस्लिम अरब्स और जो ऐसे अरब्स जो धर्म किसी धर्म को मानते नहीं है, वैसे अरब्स का भी, उनका भी इशू है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया के मुस्लिम्स हैं, उनका भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। और तीसरा अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया के जो अलग अलग मुल्क में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट इशू फ़लस्तीन का इशू है। जिस दिन फ़लस्तीन के इस मुद्दे को वो अहमियत मिल जाएगी, हमें लगता है कि दुनिया में इसे अटेंशन मिलेगा, वरना ये सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन के लोगों का इशू होकर रह जाएगा। दूसरा चीज, जैसे मेरे से पहले खैरनार साहब ने बताया कि इजराइल जो है ये एक इलेजिटिमेट स्टेट है। इलेजिटिमेट स्टेट का मतलब एक नाजायज मुल्क है। मैं इसे नाजायज मुल्क इसलिए कहता हूं क्योंकि ये मुल्क था ही नहीं, ये मुल्क था ही नहीं। और ये मुल्क एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बनाया गया, एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू बनाया गया। हर कोई जानते थे कि ये एक ऐसे ही आज रात को या कल सुबह को उठकर ऐसा एक मुल्क नहीं बना, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा एक मेहनत था। यूरोप के अंदर जो वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा एक संगठन बना, और इस संगठन के अंदर कौन थे? संगठन के अंदर यूरोप के अलग अलग ममालिक के अंदर जो ज्यूइश कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी, एक पावरफुल लॉबीज जो थे, वो लोग इसके अंदर थे। एक चीज हमको यहाँ पर समझना होगा कि ये जो ज़ायोनिस्ट है, हर ज्यू, हर यहूदी जो है वो ज़ायोनिज्म को नहीं मानते। ये भी हमें जहन में रखना होगा। जिस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर हर एक हिंदू हिंदुत्व को नहीं मानता, हम देखते हैं कि बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही हिंदुत्व के सबसे बड़े मुखालिफ करने वाले लोग हैं। उसी तरीके से पूरे के पूरे यहूदियों को, पूरे के पूरे ज्यू को आप ज़ायोनिस्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आज भी इजराइल के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, या दुनिया के अलग अलग ममालिक के अंदर हो, बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं जो ज़ायोनिज्म की बहुत ही बड़ी मुखालिफत करते हैं, बहुत बड़े अपोजिशन भी उनके करते हैं। तो ये ज़ायोनिज्म को हमें समझना है। ज़ायोनिज्म का असल में ज्यूइश धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं था। जैसा आज इंडिया में आप देख लो, सावरकर का एग्जांपल ले लीजिए। सावरकर जो है अपने आप को हिंदुत्ववादी कहता है, लेकिन सावरकर के बारे में आता है कि वो एक नास्तिक था, वो एक नास्तिक था, लेकिन उसने धर्म को इस्तेमाल किया। उसी तरीके से ये ज़ायोनिस्ट जो लोग हैं, बहुत सारे ज़ायोनिस्ट जो लीडर्स थे वो नास्तिक थे, वो यहूदी धर्म को भी नहीं मानते थे, वो नास्तिक थे। लेकिन उनके लिए यहूदियत एक धर्म नहीं थी, बल्कि एक आइडेंटिटी थी, और उन्हें अपनी आइडेंटिटी के लिए एक मुल्क चाहिए था, इसलिए उन्होंने ज़ायोनिज्म को इस्तेमाल किया। तो हमें समझना होगा कि ज़ायोनिज्म जो है, ये ज़ायोनिज्म एक आइडियोलॉजी है, जो इस आइडियोलॉजी के तहत ये फ़लस्तीन के अंदर एक इजराइल जैसा एक मुल्क को बनाया गया। नंबर वन एक चीज। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर देखना है, इसमें हम लोग कहते हैं कि सिर्फ ज़ायोनिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है, कि सिर्फ ज़ायोनिस्ट की वजह से ऐसा एक हरकत हुआ। ये
सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जायोनिस्ट की वजह से हरकत नहीं हुआ। जायोनिस्ट को बहुत सारे लोगों ने मदद किया, बहुत सारे लोगों ने मदद किया। उसमें सबसे बड़ा मदद जो उनको मिला वो ब्रिटिश के तरफ से था, क्योंकि उस वक्त की दुनिया की सुपर पावर ब्रिटिश थी। ब्रिटिश के तरफ से उन्हें सबसे बड़ा मदद मिला। उसके बाद अगर आप देखते हैं, दूसरा एक बड़ा सुपर पावर उस वक्त में अगर कोई था तो फ्रांस था। तो इसमें अगर आप देखेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज भी अवेलेबल है। उसमें जो खैरनार साहब ने बताया, बाल्फर डिक्लेरेशन के बारे में बताया, जो एक सीक्रेट एक एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें जायोनिस्ट के साथ ब्रिटिश जो उस वक्त की जो मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था कि हम आपको एक मुल्क बना के देंगे। उसी तरीके से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक साइक्स-पिकोट एक्ट भी हुआ था। ये क्या था कि इसमें इन्होंने पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को किस तरीके से आपस में बांट के खाएंगे, इसके बारे में उन्होंने एक प्लान बना दिया था कि सीरिया, कहां से कहां सीरिया होगा, कहां से कहां जॉर्डान होगा, कहां से कहां लेबनान होगा। आप जो ओटोमन एम्पायर है, जो तुर्की की जो उस्मानी खिलाफत थी, उस्मान एम्पायर थी, उस उस्मानी खिलाफत को किस तरीके से टुकड़े टुकड़े कर 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 आप अलग अलग मुल्क बनाएंगे और कौन सा मुल्क किसके पास रहेगा, ये भी पहले से ही डिसाइड हो गया था। ऐसा नहीं है कि वो जंग के बाद डिसाइड हुआ, पहले ही डिसाइड हो गया था। वो तो उसके बाद रशिया में लेनिन ने इसको एक्सपोज किया था, लेकिन पहले से एक्सपोज हो गया था। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट जो एक पात्र है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है, वो अंग्रेजों का है। उन्होंने एक तरफ से आप देखते हैं अंग्रेजों का अरबों के साथ, खासकर जो हिजाज में रहने वाले जो अरब थे, हुसैन शरीफ और उनके बेटे फैसल, इनके साथ जो ब्रिटिश की एक डीलिंग चल रही थी, और इंडिया उनको एक धोखा दिया गया था ये बताकर कि अगर आप हमें मदद करोगे तुर्कों के खिलाफ लड़ने के लिए, तो हम आपको एक अरब मुल्क बना के देंगे। यानी हर वो जगह जहां पर अरबी जबान बात होती है, वो सबको एक कंट्री बनाया जाएगा। इस तरीके का एक ओरल एक वादा किया गया था। लेकिन उसके पीछे यही ब्रिटिश और यही फ्रेंच ने क्या कर दिया था, दूसरा एक प्लान ज़ायोनिस्ट यहूदियों के साथ कर दिया था कि हम आपको भी एक मुल्क बनाएंगे। तो यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड आप लोग देखते हैं एक चीज। और ये देखिए, ब्रिटिश भी जो था, आप ये मत समझिए ये कंप्लीट एक पॉलिटिकल डिसीजन था। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग, एक क्रूसेड्स युद्ध चले थे। क्रूसेड्स युद्ध का मतलब था यूरोप के अंदर जो है धर्म के नाम पर एक होली वॉल किया गया था जेरूसलम और कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर करने के लिए। कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब अभी का इस्तांबुल को कैप्चर करने के लिए, और जेरूसलम को उन्होंने कब्जा भी किया था। 90 साल तक जेरूसलम उनके कंट्रोल में था, जो क्रूसेडर्स थे उनके कंट्रोल में था। 90 साल के बाद हम देखते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी नाम के एक बहुत बड़े लीडर ने उस जेरूसलम को आजाद कराया था। अब सलाहुद्दीन जो है हमेशा से ही यूरोप के सबसे बड़े एक दुश्मन थे। इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि जब 1917 में जब फिलिस्तीन को अंग्रेजों ने जीत लिया, जब अंग्रेजों की आर्मी, जनरल एलएनबी की आर्मी जब फिलिस्तीन को पहुंची, जेरूसलम को पहुंची, जेरूसलम को पहुंचने के बाद जब वहां पर प्रेस के साथ जब बात किया जनरल एलएनबी ने, उन्होंने अपने प्रेस के स्टेटमेंट में ये कहा कि आज क्रूसेड आखिरकार खत्म हुए। यानी क्रूसेड तो ऑलमोस्ट 500 साल या उससे पहले खत्म हो गए थे, ऑलमोस्ट 800 साल पहले खत्म हो गए थे क्रूसेड। लेकिन 800 साल पहले खत्म हो गए थे, लेकिन फिर भी आप देखिए यूरोप के अंदर अभी भी था कि जब तक हम जेरूसलम, जब तक हम फिलिस्तीन वापस मुसलमानों के पास से छीन के नहीं लेंगे, तब तक हम लोग, हमारा क्रूसेड खत्म नहीं होगा। तो ये हमेशा से यूरोप के दिमाग के अंदर ये एक नफरत था कि उन्हें फिलिस्तीन को वापस जीतना था मुसलमानों से। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, जो फ्रांस के जो एक जनरल थे उसी वक्त में, हेनरी गोराट जिनका नाम था, जिनकी फ्रेंच आर्मी दमास्कस जीती। यानी ब्रिटिश आर्मी ने फिलिस्तीन जेरूसलम को जीत लिया और फ्रेंच आर्मी जब दमास्कस को पहुंची, यानी सीरिया को पहुंची, दमास्कस में जाकर उन्होंने क्या किया, दमास्कस में जाकर हेनरी गोराट ने जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो कब्र है उस कब्र को लात मार के कहा कि सलाहुद्दीन हम लोग वापिस आ गए हैं, सलाहुद्दीन उठो, हम वापस आ गए हैं। इसका मैं 2 एग्जांपल का मतलब ये है, ऐसा मत समझिए कि एक ब्रिटिश का पॉलिटिकल डिसीजन था। पॉलिटिकल था ही, साथ ही साथ वो हजारों सालों से जो एक अरबों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो एक नफरत था जेरूसलम हारने की वजह से, वो नफरत का इजहार भी उन्होंने किया। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, वो ये है कि इसमें अरब्स भी इन्वॉल्व थे। जो ब्रिटिश की आर्मी जाकर फिलिस्तीन को जीतती है, उस ब्रिटिश आर्मी के अंदर कौन थे? उस ब्रिटिश आर्मी के अंदर अरब्स भी थे।
वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर मुस्लिम अरब्स भी थे। जो ब्रिटिश आर्मी दमास्कस को जाकर दमास्कस जीतती है, उस आर्मी के अंदर कौन थे? उस आर्मी के अंदर अरब्स भी थे। यानी अरबों ने भी ब्रिटिशों का साथ दिया उस वक्त में, एक धोखे के सिलसिले में। मतलब इतने बेवकूफ थे कि समझ रहे थे कि इनको अंग्रेज एक मुल्क बना के देंगे, लेकिन आगे हमने देखा अंग्रेज ने क्या किया। अंग्रेज को असल में चाहिए था, और यूरोपियन पावर्स को असल में एक नया मिडिल ईस्ट बनाना था, उन्हें एक नया मिडिल ईस्ट बनाना था। इसलिए अगर आप पूरी दुनिया का मैप देखेंगे, हमारे इंडिया का मैप आप लोग देख लीजिए, हमारे इंडिया का मैप कैसा है, आपको उसमें बहुत कर्व नजर आ जाएंगे, बहुत ही टेढ़े मेढ़े बॉर्डर्स नजर आ जाएंगे। लेकिन आप मिडिल ईस्ट के लोगों का मैप देखिए, आप मिडिल ईस्ट का मैप देखिए, ऐसा लगता है कि दो लोगों ने बैठकर हाथ में एक रूलर लेकर पेंसिल लेकर बनाया, यानी पूरे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस। ये पूरे जो है असल में एक ही मुल्क थे, एक ही प्रोविंस थे। इस प्रोविंसेस को जो है आप ये ले लो, आप ये ले लो, मैं फ्रांस को ये दे दूंगा, इनको ये दे दूंगा, और पैलेस्टीन अपने लिए रख दूंगा, ऐसा नाम का एक 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 एक, एक बंटवारा किया गया। और बंटवारा भी इस तरीके से किया गया कि पैलेस्टीन को ब्रिटिश के कंट्रोल में रखा गया, ताकि जो इससे पहले बाल्फोर डिक्लेरेशन एग्रीमेंट किया गया था उसके तहत पूरे यूरोप से यहूदियों को लाकर उधर जबरदस्ती बसाया जाए। ये गलत फहमी में मत रही है कि यहूदी जो है हिटलर के हमले के बाद यहां पर आए, ये गलत है, ऐसा नहीं है। मुझसे पहले सुरेश करना साहब ने ये भी क्लैरिटी दिया है कि 1917 से ही यहूदी वहां पर आना शुरू कर दिए थे। हम देखते हैं कि हिटलर का उरूज जो है 1930 के बाद हुआ। तो ऐसा गलतफहमी में मत रहिए, जो गलतफहमी फैलाई जाती है कि यूरोप के अंदर हिटलर ने और मसूलुनी ने जो यहूदियों के साथ जुल्म किया इसलिए यहूदी भाग के आए, ये गलतफहमी है। उससे पहले ही वो लोग आ रहे थे, और उन्होंने ग्लोबल एक सिंपैथी के लिए यहां तक किया, ज़ायोनिस्ट ने यहां तक किया कि जो यहूदियों का जहाज यहूदियों को लेके आ रहे थे, उस जहाज को भी उन्होंने डुबा दिया, उस जहाज को भी उन्होंने मार दिया, ये दिखाने के लिए कि लोगों के दुनिया में इनके लिए एक सिंपैथी लाने के लिए। ये एक चीज हमें जानना है कि ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे एक प्लान था, ताकि हमेशा के लिए पूरे अरबों के बीच में कंट्रोल के लिए एक ज्यूइश कंट्री वहां पर बनाया जाए। और हम लोग देख रहे हैं उसमें वो कामयाब भी हो गए। आज भी अगर आप देखेंगे एक पूरे अरबों के लिए एक सरदर्द एक इजरायली मुल्क वहां पर बना हुआ है। दूसरा चीज अगर आप वहां पर देखेंगे, फलस्तीन नाम का मुल्क अभी दुनिया में नहीं है। हम लोग कहते हैं फलस्तीन फलस्तीन, लेकिन फलस्तीन नाम का मुल्क दुनिया के अंदर नहीं है। फलस्तीन के नाम पर दो छोटे छोटे पीस को दे दिया गया है, दो छोटे छोटे पीसों को दिया गया है। एक पीस का नाम है गाजा पट्टी, बहुत छोटा एक एरिया है। दूसरे तरफ और एक छोटा सा एरिया है जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, यानी जो जॉर्डन की नदी है उस नदी का वेस्टर्न हिस्सा जो है उस हिस्से को दे दिया गया था। ये दो जगह में फलस्तीन के लोगों को भगाकर मारकर पूरे इजराइल, जो आज इजराइल एक जमाने में फलस्तीन हुआ करता था, वहां से मार भगाकर उनको इस या तो गाजा पट्टी में रखा गया या तो वेस्ट बैंक में रखा गया। और साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी रेफ्यूजी पॉपुलेशन इनको बनाया गया। पूरी दुनिया में सबसे बड़े रेफ्यूजी पॉपुलेशन ये लोग हैं। अभी अगर हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई गाजा में ये लोग हैं, वेस्ट बैंक में ये लोग हैं, तो उसमें भी गलतफहमी है। वेस्ट बैंक में भी फलस्तीन पूरी तरीके से नहीं है। जैसे आप इससे पहले आपने सुना होगा कि वेस्ट बैंक के अंदर भी जो है अलग अलग कॉलोनीज बनाए गए, और उस कॉलोनीज के अंदर जो है यहूदियों को लाकर बसाया गया, और उन कॉलोनीज को पूरी तरीके से जो है एक कवर किया गया, पूरी तरीके से कंक्रीट के साथ दीवारें डाले गए। जिस तरीके का हम लोग सुनते थे कि साउथ अफ्रीका के अंदर गोरे और कालों के बीच में जो है दीवारें बनाई जाती थी, उसी तरीके का दीवारें अगर आप देखेंगे वेस्ट बैंक के अंदर बनाया गया। तो अगर कोई ये भी सोचता है कि भाई वेस्ट बैंक और गाजा ये दो मिलाकर एक अरबों फलस्तीनियों का मुल्क हो जाएंगे, तो वेस्ट बैंक में जगह ही नहीं है। वेस्ट बैंक में जो भी जगह था वो जगह भी इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर कर दिया है, और उस जगह में लाकर जिन लोगों को लोग बसाते हैं उनको कहते हैं सेटलर्स। ये जो बार बार आप नाम सुनते हैं सेटलर सेटलर, सेटलर कौन है? सेटलर वो है जिनको गाजा और वेस्ट बैंक के जो इलाके हैं, फलस्तीनियों के इलाके हैं, उन इलाकों में जबरदस्ती लाकर पूरी तरीके से एक बाउंड्री करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर जबरदस्ती बसाया जाता है, फलस्तीनियों को घरों से भगाकर, उन्हें कहते हैं सेटलर्स। और आज जो वेस्ट बैंक पर जो दंगे हो रहे हैं, दंगे में अगर आप देखेंगे यहूदियों की आर्मी या पुलिस पीछे रहती है, सामने ये सेटलर्स होते हैं जो दंगे करते हैं, जिनको पूरी दुनिया से लाकर वहां पर बसाया गया था। शेख जर्राह का मामला जो अगर आप लोग देख रहे हैं, शेख जर्राह का मामला भी यही है। इसी तरीके से एक एक कर करके जो नेबरहुड को खाली किया जाता है। और शेख जर्राह जो है ये उस इलाके में है जिस इलाके को हम लोग अल-कुद्स कहते हैं। मुसलमानों के लिए भी बहुत एक अहम जगह है अल-कुद्स,
क्रिश्चियनों के लिए भी एक जगह है जिसको वो लोग, जहां पर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, इसलिए वो लोग उसको मुकद्दस समझते हैं। और यहूदी भी जेरूसलम को उनके पुराने टेम्पल होने की वजह से मुकद्दस समझते हैं। लेकिन ये जेरूसलम का जो एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, उसको अल कुद्स एरिया कहते हैं। इजराइल का पिछले कई सालों से एक प्लान चल रहा है कि जो जेरूसलम में जो मुस्लिम आबादी है, जो क्रिश्चियन आबादी है, मुस्लिम और क्रिश्चियन आबादी के लोगों को वहां से घरों से भगाया जाए। तो हम लोग तो न्यूज में सिर्फ मुसलमानों का सुनते हैं, वो गलत फहमी है आपका। सिर्फ मुसलमानों को प्रॉब्लम नहीं है, अरब क्रिश्चियंस को भी बहुत प्रॉब्लम वहां पर किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग एक अरब्स हैं और वो लोग क्रिश्चियंस हैं, और पूरी दुनिया भी उसमें खामोश है। ये जो बड़े बड़े मुल्क के लोग अपने आप क्रिश्चियन धर्म का बड़ा रखवाला कहते हैं, यूरोप के लोग, ये सारे क्रिश्चियन मुल्क भी खामोश हैं। जब फिलिस्तीन के अंदर क्रिश्चियन अरबों का कत्लेआम हो रहा है, क्रिश्चियन अरबों को उनके घरों से भगाया जा रहा है, क्रिश्चियनों के चर्चों पर हमला किया जा रहा है, उस वक्त पूरे दुनिया के क्रिश्चियन मुमालिक भी खामोश है। उसी तरीके से ये शेख जर्राह का एक सिमिलर एक सिचुएशन है, जहां पर अभी लोगों को, फैमिली को खाली किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से खाली किया जा रहा है। कभी आर्म्स के थ्रू, कभी वेपन्स के थ्रू, कभी नया कानून बनाकर, या कभी कोर्ट में लेके जाकर कोर्ट में नए नए केसेस बनाकर इनको घरों से भगाया जा रहा है। और अभी जो शेख जर्राह का है उसको ऐसे ही कर रहे हैं, कोर्ट के थ्रू या लॉ के थ्रू किया जा रहा है। तो ये एक इशू को आप ऐसा मत समझिए शेख जर्राह में जो रहा है एक नया इशू है, ये हमेशा चल रहा था, हमेशा चल रहा था। वो तो इस बार चंद लोग रास्ते में उतर कर आकर प्रोटेस्ट किए, वो प्रोटेस्ट की वजह से अल-अक्सा में ये लोग घुसे और पूरी दुनिया को पता चल गया, और उसके बाद ये इशू हम देखते हैं कि वहां से हमास ने रिटेलिएट किया और जो हुआ। तो ये बहुत पुराना इशू है, ऐसा मत समझिए कि आज इतना दिन वो लोग सुकून में थे और 2-3 दिन से उन्हें प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। हमेशा, हर दिन 1948 से लेकर आज तक, हर दिन या उससे पहले भी, अंग्रेजों के दौर पर भी, फिलिस्तीन के लोग हर दिन रात को सोने के वक्त ये सोचकर ही वो लोग सोते हैं कि सुबह को उनको उनके घरों में रहने दिया जाएगा या नहीं, उन्हें उनके घरों से बेघर किया जाएगा या नहीं। ये हमेशा चलने वाला चीज है, कभी भी बंद नहीं हुआ। हमें आज नजर आया है शेख जर्राह के एक इशू में, और बार बार ऐसे इशूज में नजर आते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूरी दुनिया का रवैया क्या है, ग्लोबल रवैया क्या है। पूरी दुनिया का रवैया अगर आप इसके अंदर देखेंगे, बहुत ही एक हिपोक्रेटिक नजरिया है। एक तरफ ऐसा ग्लोबल मीडिया के थ्रू ऐसा बताया गया है कि इजराइल विक्टिम है। वो तो अभी सोशल मीडिया होने की वजह से आपको असलियत पता चल रही है, लेकिन 20 साल पहले अगर आप देखते हैं, जब सोशल मीडिया नहीं होती है, आप अगर सिर्फ वेस्टर्न चैनल्स देखते हैं, आपको सिर्फ यही नजर आता है कि इजराइल विक्टिम है। आपको सिर्फ ऐसे इमेजेस नजर आएंगे जिसमें एक इजरायली औरत अपने बच्चे के कब्र पर रो रही है, इजरायली माँ रोई है। इसका मतलब क्या है, ये फिलिस्तीनी जो है जंगली हैं, एक नंबर के टेररिस्ट हैं, इन्होंने पूरी इजराइल का जीना हराम कर दिया है, सिर्फ यही नजर आता था। मतलब इजराइल को प्योरली जो है एक पॉजिटिव इमेज बताया गया था, और फिलिस्तीनियों को जो है एक नेगेटिव इमेज बनाया गया था। साथ ही साथ जो पैलेस्टीन रेजिस्टेंस था, पैलेस्टीन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि पैलेस्टीन के जो लोग आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आज भी जो अपना एक मुल्क बनाने के लिए जो लड़ रहे हैं, जो उनको अपने मुल्कों से भगाया गया, जिनको उनके घरों से भगाया गया, अपने घरों के लिए, अपने आवाम के लिए, अपने नस्ल के लिए लड़ने वाले जो पैलेस्टीनी ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप जो लड़ाई कर रहे हैं, उस लड़ाई का नाम पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है। देखिए, बहुत इंडिया में बैठकर और दुनिया के अलग अलग जगहों में बैठकर बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं, हाँ भाई आप लोग धरने में पर बैठो, फिलिस्तीन के लोग धरने पर लड़ रहे हैं, क्यों वो लोग रिएक्ट करते हैं। अगर हमें उनके जूते में अपना पैर रख के देखना पड़ेगा। देखिए, यही काम इंडिया के अंदर भगत सिंह ने किया था। जो फिलिस्तीन के लोग जो आज हमास और फिलिस्तीन के अलग अलग संगठन जो आज गाजा में या वेस्ट बैंक में कर रहे हैं, यही काम तो इंडिया के अंदर हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने किया था। कि जब बाहर से एक ब्रिटिश आकर हमारे मुल्क पर कब्जा कर रहा था, हम लोग खामोश बैठे थे क्या? हम लोग नहीं लड़े क्या? 1857 में हम लोग नहीं लड़े क्या? हमारे अलग अलग जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अलग अलग जो हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे, सुभाष चंद्र बोस थे, क्या लड़े नहीं कि हम लोग उनके खिलाफ? तो अपने मुल्क में जब हम हमारे रेवोल्यूशनरी लीडर्स को सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरीके से पैलेस्टीन अपने लोगों को सेलिब्रेट करते हैं। उनके लिए भी इस्माइल हनिया हो, खालिद मशाल हो, या शेख अहमद यासीन हो, या उससे पहले जो अलग अलग हमास के लीडर गुजरे हैं, यासिर अराफात हो, या जो पीएलओ के लीडर थे, ये सब उनके लीडर्स हैं, क्योंकि ये लोग लड़े हैं उनके हक के लिए। तो ये जो एक नजर बनाया गया है कि जो हमास के लोग हैं टेररिस्ट हैं और इजराइल सेल्फ डिफेंस कर रहा है, एक बनाया हुआ एक इमेज है। वो इसलिए क्योंकि उसमें भी 2 रीजन आपको बताता हूं कि पूरे अमेरिका के अंदर जो हॉलीवुड है, ये हॉलीवुड के अंदर कंट्रोल
ज्यूइश लॉबी का है। मुझसे पहले जो खैरनार साहब ने बताया कि ज्यूइश लॉबी एक पावरफुल लॉबी है, बहुत पैसे वाली लॉबी है। तो अमेरिका के अंदर जो स्पेशली हॉलीवुड है, ये हॉलीवुड को ज्यूइश लॉबी कंट्रोल करती है। बड़े बड़े, आप स्टीवन स्पीलबर्ग देखो, ये सब बड़े बड़े जो लोग थे, ये सारे लोग ज्यूइश ही हैं। साथ ही साथ जो बड़े बड़े मीडिया हैं, जैसे रूपर्ट मर्डॉक हो या फिर CNN के जो अभी का एग्जीक्यूटिव है, सारे ज्यूज हैं। यानी जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े हॉलीवुड मूवीज और जो भी पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये सारे चीजों पर इनका कंट्रोल है। इसलिए ये कोई भी एक नजरिया बना सकते हैं। मैं वापस कहता हूं, वो तो सोशल मीडिया आने के वजह से लोगों के सामने थोड़ी असलियत सामने आ गई है, लेकिन अगर सोशल मीडिया नहीं होती, आज भी पूरी दुनिया फलस्तीन के लोगों को टेररिस्ट कहती है। वो तो सोशल मीडिया आने के बाद पता चला कि वो लोग अपना डिफेंड कर रहे हैं। ये एक चीज हमें याद रखना है कि हमास हो या जो भी पैलेस्टीनी रेजिस्टेंस हो, वो जो लोग कर रहे हैं वो उनका हक है करना। उनकी जगह हम होते हम भी वही करते, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर कोई आकर हमला करता है, हम भी नहीं छोड़ेंगे। कल चाइना हमारे मुल्क पर हमला करेगा, हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे। कल या पाकिस्तान या श्रीलंका या कोई भी दूसरे मुल्क हमारे मुल्क पर हमला करेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास जो जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर हम अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। उसी तरीके से पैलेस्टीन अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और उसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। दे हैव द राइट टू डिफेंड देमसेल्फ। आज पूरी दुनिया कह रही है कि इजराइल को अपना दिफा करने का हक है, तो पैलेस्तीनियों को भी हक है अपना दिफा करने का, पैलेस्तीनियों को भी हक है अपना मुल्क रखने का। और आखिरी चीज में अपनी बात खत्म करता हूं। देखिए, बहुत बड़ा एक सवाल आता है इसके अंदर कि अमेरिका क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है। अमेरिका बोस्निया को चला गया, वहां पर जब जंग हो रही थी अमेरिका ने अपनी आर्मी को भेज दिया। वहां जब यूगोस्लाविया की जंग चल रही थी, अमेरिका ने अपनी आर्मी को भेज दिया। जब कोरिया के अंदर जंग चल रही थी, अमेरिका ने अपनी आर्मी को भेज दिया। वियतनाम में जंग चल रहा था, अमेरिका ने अपनी आर्मी को भेज दिया। साउथ अमेरिका के अंदर जब जंगें चल रही थी, अमेरिका ने अपनी आर्मी को भेज दिया। क्यों अमेरिका अपनी आर्मी फलस्तीनियों को बचाने के लिए फलस्तीन नहीं भेज रहा है? वो इसलिए क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स को हमें समझना है। अमेरिका के अंदर कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसको अगर अपना एक पॉलिटिकल करियर बनाना है, तो उसको जो जूइश लॉबी है अमेरिका की, जो बहुत बड़े बड़े अमेरिकन जूइश लॉबीज होते हैं, उस लॉबीज को खुश रखना है। ये लॉबीज को खुश रखेंगे तो ही आपका फंडिंग हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। और चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, ये दोनों को फंडिंग, बहुत बड़ा एक फंडिंग इनको जो है जूइश लॉबी के थ्रू आता है। इसलिए आप देखेंगे अमेरिका के अंदर ये दो पार्टी को छोड़कर तीसरा कोई आ ही नहीं सकता, तीसरा किसे आने ही नहीं देंगे। अभी बर्नी सैंडर्स नाम के एक डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक बहुत बड़े कैंडिडेट थे, जो एंटी इजराइल जिनका एक स्टैंड है, एंटी जायोनिज्म जिनका स्टैंड है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है। किसी भी तरीके उनको आने नहीं दिया जाएगा। उनके ऊपर एक कम्युनिस्ट का लेबल डाला गया है, उनको कम्युनिस्ट कहते हैं। क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो अमेरिका के अंदर भी जो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा लॉबी है, जो लॉबी अमेरिकन पॉलिटिशियंस को भी जो है एंटी इजराइल बात करने नहीं देती है। अब नेक्स्ट आइए, चंद लोग सवाल पूछते हैं, भाई हमारे मुस्लिम ममालिक किधर है, हमारे मुस्लिम कंट्री किधर है? सिंपल जवाब ये है, दुनिया के अंदर किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर जो है ऐसा एक ताकत नहीं है, मिलिटरीली हो या फिनेंशियली हो, इकोनॉमिकली हो, कि वो सीधे सीधे सामने आकर इजराइल को चैलेंज कर सके। समझे, ये नहीं है। इससे पहले 1948 में भी अरब ममालिकों ने इजराइल से जंग किया था, 1967 में भी जंग किया था, 1970s में भी जंग किया था। और तीनों बार जो था, जो पीछे से अमेरिका का जो सपोर्ट इन्हें मिलता है, इजराइल को जो वेपन्स इन्हें मिलते हैं, जो अमेरिका ने तो 1967 में तो हवाई से, आसमान से टैंक्स को उतारे थे। यानी इजराइल को जो वेपन्स चाहिए थे, वो वेपन्स के लिए आसमान से उन्होंने, अमेरिका ने अर्जेंटली टैंक्स को उतारे थे और पूरे वेपन सप्लाई इजराइल को कर दिए थे। तो ये जो एक बैकिंग है इजराइल को, ये अमेरिकन बैकिंग जो है, ये अमेरिकन बैकिंग की वजह से मुस्लिम ममालिक भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए, मुस्लिम ममालिक स्पीचें कर सकेंगे, मुस्लिम बड़े बड़े लीडरान जो है, किसी भी मुल्क के हो, चाहे तुर्की के हो, ईरान के हो, किसी भी बड़े बड़े मुल्क के जो लीडरान हो, ये बड़े बड़े स्पीच कर सकेंगे, बड़े बड़े स्पीच करेंगे लोग, ये है वो है, लेकिन इनके पास से कुछ होने वाला नहीं। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है गट्स लेकर, एक डिसीजन लेकर अपनी आर्मी को पैलेस्टीन को बचाने के लिए भेजे। कोई भी अपनी आर्मी को नहीं भेजेगा, सिर्फ स्टेटमेंट दे सकेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, यही करेंगे, कोई अपना आर्मी नहीं भेजेंगे। सबके पास आर्मीज हैं, सबके पास सब कुछ है, लेकिन कोई भी फलस्तीन के हिफाजत के लिए नहीं भेजेगा। वो इसलिए क्योंकि बैतुल मुकद्दस को बचाने की पूरी जिम्मेदारी फिलिस्तीनियों के सर पर डाल दी है। हालांकि बैतुल मुकद्दस को बचाने की जिम्मेदारी पूरे मुस्लिम ममालिकों के सर पर थी, लेकिन सिर्फ फिलिस्तीनियों के सिर पर डाल दी है। फिर भी हमें नाश करना है उन फिलिस्तीनियों पर, हमें नाश करना है उन फिलिस्तीनियों पर। इतनी छोटी सी एक कौम है, एक जेल में वो लोग रहते हैं,
24 घंटे उन पर सर्वेलेंस है, उन्हें कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, हर तरीके से उन्हें बर्बाद कर दिया गया है। इसके बावजूद भी वो लोग बैतुल मुकद्दस को नहीं छोड़ रहे। 2-3 दिन पहले एक औरत का एक इंटरव्यू आपने पढ़ा होगा, गाजा में बॉम्बिंग में उस औरत के 4 बच्चे मर गए, 4 जवान बच्चे मर गए, और उस औरत ने क्या कहा, बैतुल मुकद्दस के लिए मेरे 4 नहीं, मेरे और बेटे होते, उन और बेटों को भी मैं कुर्बान कर देती बैतुल मुकद्दस के लिए। तो ये पूरी दुनिया के मुसलमान जो करना है वो आज फलस्तीन के मुसलमान कर रहे हैं। हमारी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत वो कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी हम जिन जिन मुल्कों के अंदर हैं, उन मुल्कों के अंदर हमें उनकी हक के लिए बात करना है। अपने मुल्क के अंदर उनकी जो जंग है उस जंग को जिंदा रखना है, उन्हें सपोर्ट करना है, ताकि आवाम को पता चले, आने वाली नस्लों को पता चले कि इसकी एक कौम फिलिस्तीन के अंदर थी जिस कौम ने मरते दम तक अपनी लड़ाई को नहीं छोड़ा। और उम्मीद इस बात की है, देखो उम्मीद इस बात की, ऐसा मत समझिए कि गाजा में मुसलमान फिलिस्तीनियों मर रहे हैं। गाजा में फिलिस्तीन शहीद हो रहे हैं, ये याद रखिए, वो शहीद हो रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं शहीद हो रहे हैं, और इन्हें कामयाबी मिलने वाली। क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा 2014 में भी इजराइल ने इन पर अटैक करते करते फाइनली इजराइल आ गया, घुटने पे आ गया और इनके पास एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा देर तक लड़ नहीं सकता। बहुत ज्यादा अगर जंग चलेगा इजराइल की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। चंद लोग जो कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बाइकआउट करो, ये आपके प्रोडक्ट बाइकआउट करने से कोई इजराइल को नुकसान होने वाला नहीं। आप पेप्सी कोला पीना बंद करोगे, इजराइल का कोई एक वेपन कम होने वाला नहीं है। ये सिर्फ हमारा एक सॉफ्ट एक्टिविज्म है, एक कंफर्ट जोन एक्टिविज्म है। लोगों को दूसरी राय हो सकती है, लेकिन इजराइल को असल प्रॉब्लम तब होता है जब इजराइल की इकोनॉमी डाउन होती है। इकोनॉमी कब डाउन होती है? इजराइल की टूरिज्म बंद हो जाती है। पूरी दुनिया की सबसे बड़े क्रिश्चियन टूरिज्म इजराइल है। इजराइल के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट्स जब बंद हो जाते हैं, जब ग्लोबल लोग इजराइल में बिजनेस के लिए आने के लिए बंद होते हैं, तब इजराइल की इकोनॉमी को प्रॉब्लम होता है। और हमास के लोग वही कर रहे हैं। हमास जो है ये जंग के थ्रू आज इजराइल के पिछले 7 दिनों से आप देखेंगे उनकी इकोनॉमी गिर गई है। और अगर ये 20-25 दिन इसी तरीके से इजराइल से लड़ते रहे हैं लोग, आप देखिए इजराइल वापस आएगा इजिप्ट के जरिए या अपने किसी अरब मुल्कों के जरिए आकर वापस हमास के पास ये लोग बातों के लिए आ जाएंगे। तो ऐसा मत समझिए कि फिलिस्तीन हार रहे हैं, फिलिस्तीनी जीत रहे हैं। हमास या दूसरे फिलिस्तीन के जो लोग जीत रहे हैं, क्योंकि इजराइल जलील हो रहा है। इजराइल जलील हो रहा है, और ताकतवर ही जलील होता है। जो कम तादाद के लोग होते हैं वो कभी भी जलील नहीं होते, उन्हें इज्जत ही मिलता है। इंशाअल्लाह हमास को भी इज्जत मिलेगा, फिलिस्तीनियों को भी इज्जत मिलेगा। जैसे ये सेमिनार का जो थीम है कि इजराइल का जवाल होगा और फिलिस्तीन का उरूज होगा। शुक्रिया।